Welcome class ninth in today's class. Students, in our previous class, we have discussed about South Africa and its constitution. हम लोगों ने पढ़ा कि साउथ अफ्रीका में कौन कौन से सिचुएशन क्रिएट हो रहे थे और किन किन स्ट्रगल्स के बाद जाकर नेल्सन मंडेला और उनके फॉलोअर्स के बाद के स्ट्रगल के बाद जाकर वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का काम हुआ और साउथ अफ्रीका कंट्री एक फ्री कंट्री के रूप में जानी जाने लगी, है ना। तो इसी तरह से हम आज का हमारी हमारी जो स्टडी है वो हम कंटिन्यू करेंगे विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम समझेंगे कि हमारी कंट्री इंडिया यहाँ पर किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का काम हुआ, कौन कौन से प्रोसेसेस थे, कौन कौन सी असेंबलीज़ बनाई गई और वो मेंबर्स कौन से थे, बेसिक वैल्यूज़ क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना। ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे हमारे अपकमिंग क्लासेस में भी। और आज हम पढ़ेंगे पहले कि किस तरह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया। तो लेट्स स्टार्ट। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, साउथ अफ्रीका की तरह ही इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना था तो इंडिया को भी बहुत सारे डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस के साथ गुजरना पड़ा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि एक साथ इतनी डाइवर्स वाली कंट्री, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी जिस कंट्री के अंदर हो, उनके लिए एक कॉमन रूल ऑफ रेगुलेशंस, सेट ऑफ रूल्स फॉर्म करना तो डिफ़िकल्ट टास्क है ही। जहाँ पर एक तरह के लोग होते हैं, जहाँ पर डाइवर्सिटी नहीं होती है, वहाँ पर अगर कोई भी कॉमन रूल बना दिया जाता है तो वो ऑलमोस्ट सबके लिए एक्सेप्टेबल होता है, सबको ही सही लगेगा। लेकिन जिन जगहों पर डाइवर्सिटी है, उन जगहों के लिए, उन कंट्रीज़ के लिए कुछ कॉमन चीज़ें फ्रेम कर पाना बहुत ज़्यादा आसान काम नहीं था। तो जैसे साउथ अफ्रीका में उस टाइम पर डिफ़िकल्टी थी डाइवर्सिटी को लेकर, उसी तरह से इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी होने की वजह से ही यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का जो काम था वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था, है ना। अब सबसे पहली चीज़ कि उस टाइम पर जब इंडिया में हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी ब्रिटिशर्स से, है ना, उसी टाइम पर हमको कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना था। और अब यहाँ पर सिटीजनशिप को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, है ना। हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारी कंट्री में पार्टीशन होता है, कंट्री का दो पार्ट हुआ है, पाकिस्तान और इंडिया के तरह से, है ना। एक इंडिया पार्ट कहलाया और सेकंड वाला पाकिस्तान कहलाया, और ये रिलीजियस डिफरेंसेस के बेसिस पे क्रिएट किया गया था, है ना, डिवाइड किया गया था। अब एक ऐसा टाइम जिस टाइम पर कंट्री के अंदर कोई भी गवर्नमेंट नहीं है ना, ब्रिटिशर्स तो अब जा रहे थे, अब रूलिंग पावर तो किसी के हाथ में नहीं थी। और उसी टाइम पर बहुत सारे लोगों का आना और जाना, इंडिया से बहुत सारे लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान से बहुत से लोग इंडिया में आ रहे हैं। तो अभी तो ये ही कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि कौन कौन से लोग हैं जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, है ना। जब इंडिया के सिटीजन्स हमारे पास क्लियर हो जाएंगे तभी उन सिटीजन्स के व्यूज़ को देखते हुए, उन सिटीजन्स के डिमांड, ज़रूरत और बहुत सारी जो दूसरी चीज़ें होती हैं उनको देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जा सकता था, है ना। तो अभी तो सिटीजनशिप ही क्लियर नहीं थी लोगों की पार्टीशन की वजह से, जिसकी वजह से बहुत ही ट्रॉमिक एक्सपीरियंस किया जा रहा था इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही जगहों पर। ठीक है, लगभग 10 लाख पीपल्स उस टाइम पर जो अफरा तफरी मची हुई थी, लोगों का आना जाना हो रहा था, है ना। तो उसके वजह से, और बॉर्डर में इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर था उस पर बहुत सारे वायलेंस हो रहे थे, पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस हो रहे थे, जिसमें एटलीस्ट 10 लाख पीपल्स मारे गए, हैं ना। उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, इतनी सारी लाइफ का। ठीक, तो ये सारी चीज़ों को भी पहले कंट्रोल करना था। और इसके साथ साथ उस टाइम पर जब ब्रिटिश जा रहे थे तो ब्रिटिश जाने के साथ इन्होंने तो इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न कर ही दिया था, जो सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इनके अलावा हमारी कंट्री के अंदर उस टाइम पर बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स भी थे। प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट होते हैं जो किसी भी प्रिंस के द्वारा, किसी भी किंगडम, छोटे किंगडम के द्वारा, किसी डायनेस्टी के द्वारा रूल किया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पर कुछ छोटे छोटे रूलर्स थे। ठीक, तो ब्रिटिशर्स ने ये पावर उन लोगों को खुद दे दिया था, ये ऑप्शन उन प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को खुद दे दिया था कि अगर वो चाहते हैं
तो वो इंडिया को के पार्ट बन सकते हैं, और अगर वो चाहते हैं तो वो खुद को पाकिस्तान का पार्ट बना सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं इंडिया में, या तो खुद को पाकिस्तान में भी मर्ज कर सकते हैं। और अगर वो चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहें, ना तो इंडिया के वो पार्ट रहेंगे ना वो पाकिस्तान के, सेल्फ रूलिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पर बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स अभी कुछ इंडिया के पार्ट में मर्ज कर रहे थे, कुछ पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर रहे थे अपने आप को, है ना। तो एक सीन ये क्रिएट हो रहा था, तो डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो ही रही थी। ठीक है, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की बारी आती है, तो उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन जो भी लिखा जाने वाला था, लोगों को अभी ये नहीं लग रहा था कि हम सब लोग इतने ज़्यादा सिक्योर होने वाले हैं फ्यूचर में। अभी भी लोगों को बहुत डर लगा हुआ था कि जिस तरह से सीन देखने को मिल रहे थे, उससे लोगों के अंदर बहुत सारी एंजाइटीज़ थी। लोगों को फ्यूचर की सिक्योरिटी नहीं दिखाई दे रही थी। उन्हें लग रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा या कैसा होगा, या उनमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी, क्या वो हमारे लिए फेवरेबल होगा। तो लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और लोग खुद को सेफ नहीं देख पा रहे थे फ्यूचर में। क्लियर। तो एक और चीज़ यहाँ पर आती है कि जैसे साउथ अफ्रीका को एडवांटेज मिला था, वैसे ही इंडिया को भी एक एडवांटेज ये मिलता है कि यहाँ पर लोगों को डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा समझाना नहीं पड़ा। मतलब लोगों को ये नहीं दिखाना पड़ा कि डेमोक्रेसी कोई एक बहुत अच्छी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है और उसी के थ्रू हमारी कंट्री में रूल किया जाना चाहिए, है ना। क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी हमने देखा कि दूसरे टाइप की भी गवर्नमेंट वहाँ पर रूल कर सकती थी। हमने उसे डेमोक्रेटिक ही क्यों बनाया? क्योंकि वहाँ पर लोगों के को कॉन्सेंसस था, लोगों को इस बात की पहले से ही जानकारी थी कि डेमोक्रेसी बेस्ट टाइप की गवर्नमेंट होती है, और वो इसीलिए चाहते थे कि जब वहाँ पर वाइट्स का जो डोमिनेशन चल रहा था, जब वो रिमूव किया जाए तो वहाँ पर डेमोक्रेसी रहे। वैसे ही हमारी कंट्री इंडिया के अंदर भी जब डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट बनाने की बात की जा रही थी, है ना, तो उस टाइम पर भी लोगों को बहुत ज़्यादा समझाना नहीं पड़ा कि ये अच्छा टाइप की गवर्नमेंट है, या इसके क्या-क्या फ़ायदे होंगे, क्या एडवांटेजेस हैं इसके, है ना? कुछ भी लोगों को नहीं बताना पड़ा। लोग उस टाइम पर जो नेशनलिज़्म के मूवमेंट्स हो रहे थे, उसी टाइम से इस चीज़ को लेकर अवेयर थे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही बेस्ट गवर्नमेंट होती है, और जब भी हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स को हटाया जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट रिमूव करी जाएगी, तो हमें डेमोक्रेटिक फॉर्म को हमारे कंट्री के अंदर लाना है। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज था जिसने बहुत कम टाइम लिया लोगों को समझने में, जिसके थ्रू हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम था, या ब्रिटिशर्स के जाने के बाद जो भी टाइम लगा स्टेबल होने में हमको, उसमें आसानी मिल गई। उस टाइम पर जो लोगों का स्ट्रगल चल रहा था, है ना, तो वो सिर्फ ब्रिटिश को हटाने के लिए नहीं उनका स्ट्रगल चल रहा था। जब भी हमारा नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तो ये किस लिए चल रहा था? ये हमारी कंट्री को रिजुविनेट करने के लिए हो रहा था, है ना। अगर ब्रिटिश नहीं भी आए थे तो उस टाइम पर भी हमारी कंट्री थोड़ी सी बैकवर्ड थी, है ना। तो अब जो भी टाइम आ चुका था, तो लोग ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे, या कंट्री को इस रूप में देखना चाहते थे कि वो एक ट्रांसफॉर्म्ड कंट्री होगी, है ना, जहाँ पर सोसाइटी में इक्वालिटी होगा, फ्रीडम होगा, पॉलिटिकल राइट्स होंगे लोगों को। तो कुछ अच्छी चीज़ों को इमेजिन करते हुए लोग अपनी नई कंट्री फॉर्म करना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो इंडिपेंडेंस के बाद लोग चाहते थे। क्लियर। अब अगर हम थोड़ा सा पास्ट की तरफ जाएं, तो 1928 में हमारे मोतीलाल नेहरू जी और उनके साथ 8 अदर कांग्रेस जो लीडर्स थे, उन लोगों ने पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया था। मतलब एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन एक फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, लेकिन उन्होंने ड्राफ्टिंग का काम शुरू कर दिया था जब ब्रिटिश थे हमारे यहाँ तभी। तो इससे भी थोड़ी सी आसानी हुई, क्योंकि हमने तो ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें जो थी जो पहले से ही ड्राफ्ट कर ली थी, या हमने पहले से ये तय कर लिया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, है ना। बस उसी को थोड़े से और एडिटिंग के साथ थोड़ी सी कुछ और चीज़ें ऐड करने के बाद फाइनलाइज करना ही बचा था। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस लीडर्स के साथ ये काम हो गया था। 1931 में भी कराची सेशन जब चल रहा था हमारे कांग्रेस का, क्लास 8 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो उस टाइम पर भी
बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन हो चुका था कि अगर हमारा कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो वो कैसा होगा, क्या उसमें होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दोनों ही में 1928 में भी और 1931 में भी, दोनों में ही जो कॉमन चीज़ थी वो ये थी, इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी दोनों में किस बात पे जोर दिया गया था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर जोर दिया गया था। अब ये क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि हर पर्सन को राइट टू वोट होगा और हर पर्सन की राइट की इक्वल वो वोट की इक्वल वैल्यू होगी, ठीक है। मतलब बिना किसी रिलीजन डिफरेंसेस के, बिना किसी कास्ट के डिफरेंसेस के, बिना किसी जेंडर डिफरेंसेस के, बिना किसी के इकोनॉमिक स्टेटस के डिफरेंसेस पे, किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंसेस नहीं होगा, कोई भी बेसिस नहीं होगा डिफरेंस क्रिएट करने का, बल्कि सबको राइट टू वोट होगा और सबके राइट की इक्वल वैल्यू होगी। इस बात पर भी जोर दिया गया था कि जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो इस तरह से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू सबको राइट टू वोट दिया जाएगा, ठीक है। इनके अलावा और क्या कॉमन चीज़ थी, उसी टाइम पर जब 1928 और 31 में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ डिस्कशन हुआ था और कुछ वर्क हुआ था, उसमें बात की गई थी राइट टू फ्रीडम की और इक्वालिटी की, है ना, कि सबको राइट टू फ्रीडम होगा, सबको राइट टू इक्वालिटी होगी, एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। उस टाइम पर जैसा हम लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा हुआ है कि पहले माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत गंदा ट्रीट किया जाता था, लोग उनके साथ बहुत बदसलूकी करते थे और बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। सोसाइटी में डिफरेंसेस क्रिएट किया जाता था, माइनॉरिटीज़ को डोमिनेट भी किया जाता था, है ना। तो जिससे उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। तो मोतीलाल नेहरू जी और कांग्रेस के लीडर्स ने तब ही तय कर लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कुछ ऐसे राइट्स होंगे जो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें थीं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, मतलब जब हमारे हाथ में पावर आई, जब कि इंडिपेंडेंस आ गया है और इंडिपेंडेंट हो चुकी है हमारी कंट्री और अब कॉन्स्टिट्यूशन बनना है, हमने उससे पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आधा काम कर लिया था, ठीक। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक वैल्यूज़ क्या होंगे वो तो पहले से ही तय हो चुके थे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं भी बनी थी तब भी, ठीक है। इनके अलावा हमारे कंट्री में जब ब्रिटिश रूल था यानी कॉलोनियल रूल था, उस टाइम पर बहुत सारे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे आज हमारा पार्लियामेंट है, वैसे ही उस टाइम पर भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे। अब वहाँ उन लोगों ने भी हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प की। कैसे की, उस टाइम पर कॉलोनियल रूल के टाइम पर भी इलेक्शंस होते थे, ठीक है, वोटिंग राइट्स दिए गए थे, पर वो कुछ लोगों को ही दिए गए थे। बहुत सारे डिफरेंसेस के बाद, मतलब ब्रिटिशर्स के हाथ में राइट है वोट का, या ब्रिटिशर्स के वोट की वैल्यू ज़्यादा है, कुछ इस तरह की चीज़ें थी। पर वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो पहले ही आ चुका था। तो ये वोटिंग का कॉन्सेप्ट हमारे कंट्री में ब्रिटिश जो एरा चल रहा था, ब्रिटिश पीरियड चल रहा था, वहाँ से भी मिल जाता है। इनके अलावा किस तरह से जो लेजिस्लेचर्स थे, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ उस टाइम पर फॉर्म हुई थी, किस तरह से वो वर्क करती थी, है ना। तो ये लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं, इन सब को ऑब्ज़र्व करके हमारे इंडियंस ने, हमारे जो इंडियन लीडर्स थे, काफ़ी सारी जानकारी कलेक्ट करी, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में बहुत ज़्यादा आसानी हुई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसने हमें कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के टाइम पर हेल्प किया, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स और प्रोसीजर्स को, जो कॉलोनियल लॉ से रिलेटेड है, कॉलोनियल लॉज से बिलोंग करते हैं, उनको भी हम लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है। तो ये तो हमें बना बनाया मिल गया है ना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल बताता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935,
तो ये कुछ इस तरह से चीज़ें जो हम लोगों को ब्रिटिश रूल से ही डायरेक्टली हम लोगों ने उसको पाया है, तो जिसने हमारे इस लॉन्ग प्रोसेस का जो काम था उसको थोड़ा आसान कर दिया। ठीक है। इसके अलावा जो इतना टाइम हम लोगों ने लिया, ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डेलिब्रेशन, इतना टाइम जो हमने लिया डिस्कशन करने में, डिबेट करने में, एक दूसरे के साथ पूरे जो भी हमारे लीडर्स थे, है ना, तो उन सब ने जो टाइम लिया वो भी एक अनदर बेनिफिट है ना। जब हम जितना ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, जितना ज़्यादा शेयरिंग करते हैं थॉट्स का, उतना ही ज़्यादा हम किसी बेस्ट डिसीज़न पर पहुंचते हैं, है ना। तो ये चीज़ें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुई। ठीक है। इनके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें जो हमें अलग कंट्रीज़ से भी हम लोगों ने अडॉप्ट किया, जैसे हम इंस्पायर हुए आइडियल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स हम लोगों ने पढ़े ना, फ्रीडम, इक्वालिटी जैसी चीज़ें वहाँ पर प्रमोट की जा रही थी। उसी के वजह से, उसी के लिए वहाँ पर इतना सारा रिवॉल्यूशन भी हुआ, है ना। तो इन आइडियाज़ को हमने फ्रांस से लिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया कि हमारी कंट्री में भी इक्वालिटी, लिबर्टी जैसी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। इनके अलावा प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो ये सिस्टम हम लोगों ने कहाँ से लिया, ये हमने लिया ब्रिटेन से। ठीक है, कि गवर्नमेंट कैसे रूल करेगी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के थ्रू, है ना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारी होगी, जहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, देन हमारे यहाँ रूलिंग का काम किया जाएगा, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा आइडिया जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी है किसी भी कंट्री को अच्छे तरीके से चलाने के लिए। इस चीज़ का आइडिया हमने कहाँ से लिया, हमने ब्रिटेन से लिया। बिल ऑफ राइट हम लोगों ने लिया यूएस से, जिसमें बहुत सारे राइट्स सिटीजन्स को भी प्रोवाइड किए गए, है ना, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स। हमने जो रसिया में सोशलिज्म से रिलेटेड रिवॉल्यूशन हुआ, जो हम अभी हिस्ट्री में सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे भी, ठीक है, तो ये क्यों हुआ था, ये इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने के लिए वहाँ पर रसिया में किया गया था। तो हमारे इंडियन लीडर्स ने इकोनॉमिक इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट भी हमें उस कंट्री से, रसिया से लिया कि हमारी कंट्री में इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ये क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अदर कंट्रीज़ से हमारी कंट्री ने अडॉप्ट किया और सीखा। ठीक है। अब ये अलग बात है कि जैसा वहाँ पर यूज़ किया गया था, जिस फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया गया था किसी भी चीज़ को, हमारी कंट्री ने बिल्कुल सेम उस वे में नहीं किया, लेकिन हमारी कंट्री ने किस तरह से किया, जैसी उसकी ज़रूरत थी, है ना, जैसा हमारी कंट्री को सूट कर रहा था, उस फॉर्म में हमने दूसरे कंट्रीज़ से बहुत सारे आइडियाज़ और बहुत सारे चीज़ें अडॉप्ट की। ठीक है। तो इन सब चीज़ों, ये तो थे बेसिक चीज़ें जो हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में हेल्प कर रहे थे, जो बेसिक चीज़ें थी जिनके बेसिस पे हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाना था। ठीक। कुछ आइडियाज़ हमारे कंट्री में खुद से क्रिएट किए गए थे और कुछ अदर कंट्रीज से इंस्पायर होके लिए गए थे। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे जो हमारी कंट्री को मिले, जिसने हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, और हम पढ़ेंगे फ़िलॉसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किन फ़िलॉसफीज़ पर वर्क करती है और कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक वैल्यूज़ हैं। ठीक है। Clear? Now we'll meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.